हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फॉर लूप के जो असाइनमेंट बचे हुए थे वो कुछ प्रोग्राम्स हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। अब ये फॉर लूप का तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने ये बताया था कि लूपिंग क्या होता है और पाइथन में कितने तरह के लूप्स अवेलेबल हैं। फिर वहाँ पर हम लोग ने डिस्कस किया था फॉर लूप का फॉर्मेट। उसके बाद में फिर सेकंड वीडियो में हम लोग ने देखा था असाइनमेंट के 5 प्रोग्राम्स, जिसमें था टू प्रिंट ऑल नंबर्स अप टू 100, फिर था प्रिंट ऑल नंबर्स अप टू n, फिर था कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल नंबर्स अप टू n, फिर चौथा था टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ एन एंटर्ड नंबर, पांचवा था टू प्रिंट ऑल आर्मस्ट्रांग नंबर बिटवीन 100 एंड 999। मुझे उम्मीद है कि आपने पहले 2 वीडियो अच्छे से देखा होगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। सारा जो वीडियो है और सारे प्रोग्राम में वो अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए, आज मैं आपको तीसरा वीडियो आपके लिए बनाने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग असाइनमेंट के जो बचे हुए प्रोग्राम हैं 5 प्रोग्राम्स है उसको हम लोग आज देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। 6 प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर एंटर्ड नंबर इज़ प्राइम और कंपोजिट। अब कोई भी नंबर प्राइम है कंपोजिट है ये हमको मालूम है कि उसको किसी भी नंबर को प्राइम और कंपोजिट कब बोलते हैं, अगर वो नंबर जो नंबर केवल और केवल खुद से और 1 से डिवाइड होता हो, बाकी और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता हो, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम टू चेक वेदर एंटर्ड नंबर इज प्राइम और कंपोजिट। ठीक है, चलिए सबसे पहले यूज़र को बोलते हैं कि भाई नंबर इनपुट करो, तो इनपुट एंटर एनी नंबर हो गया। नंबर इनपुट हुआ। नंबर इनपुट करने के बाद में हम लोग उस नंबर को 1 से और उसी नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि वो नंबर 1 से या तो खुद से डिवाइड तो हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको इसी नंबर को फॉर आई इन रेंज, इसी नंबर को हम लोग 2 से फॉर आई इन रेंज 2 कॉमा n लूप हम लोग यहाँ तक चलाएंगे, है ना। आई की वैल्यू 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, इस तरह से। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग ने 7 डाला है तो 2 से लेकर 6 तक के ये लूप कंटिन्यू होगा, है ना। अगर हम लोग 15 डालते हैं तो 2 से लेकर 14 तक के ये लूप चलना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर n लिखेंगे। आपको मालूम है जब n लिखते हैं तो वो लूप है वो n-1 तक के कंटिन्यू होता है, ऐसा हम लोग ने पिछले वीडियो में देखे थे। ठीक है, तो हम लोग ने लिख दिया फॉर आई इन रेंज 2 से लेकर n। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस n को हम लोग डिवाइड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इफ़, अगर जो इनपुट किया नंबर वो n मॉड आई मतलब 2, 3, 4, 5 इस तरह से, तो जो नंबर हमने इनपुट किया है अगर वो i से डिवाइड होता है और उसका रिमाइंडर 0 आता है ना, रिमाइंडर अगर 0 आता है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर देंगे यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, आंसर इज इक्वल टू 0 कर देंगे, या एल्स, या तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इसको देखो यहाँ पर ब्रेक लिख दिया। ठीक है, ब्रेक एल्स कंटिन्यू। ठीक है, ये लूप में ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करेंगे। ब्रेक और कंटिन्यू का क्या यूज़ है,
ब्रेक जो है वो लूप को टर्मिनेट कर देता है, और कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू लूप को कंटिन्यू करेगा, मतलब नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा। जैसे कि आई की वैल्यू 2 है, तो जब कंटिन्यू एग्जीक्यूट हो तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी और लूप फिर से आगे बढ़ेगा। फिर कंटिन्यू होगा तो आई की वैल्यू 3 होकर फिर से नेक्स्ट वैल्यू के लिए लूप कंटिन्यू होगा। लेकिन अगर ब्रेक एग्जीक्यूट हो गया, ब्रेक का मतलब ये है कि वो लूप से ही बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हम लोग ने 4 इनपुट किए, अगर n यूज़र ने n की वैल्यू 4 डाला और i की वैल्यू 2 है, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 0 हो गया, तो 4 को दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि वो प्राइम है या कंपोजिट है, क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो गया है। तो ऐसे समय में लूप टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर हम लोग ने 5 डाला है, तो वो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे समय में क्या होना चाहिए, अगर कोई नंबर मतलब n डिवाइड नहीं हो गया तो लूप टर्मिनेट नहीं होगा, कंटिन्यू होता रहेगा। अगर डिवाइड हो गया तो ब्रेक हो जाएगा, मतलब कंटिन्यू नहीं होगा। राइट, अगर हम लोग ने 4 डाला तो वो 4 को डिवाइड कर देगा i, तो लूप हो जाएगा ब्रेक। लेकिन अगर हमने 5 डाला, 5 तो 2 से डिवाइड भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, इसका मतलब ये कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, ऐसा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अगर लूप, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए इफ अगर ये लूप आखिरी तक चला, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे i + 1 इज इक्वल टू n। अगर हम लोग ऐसा करते हैं और प्रिंट करते हैं एंटर्ड नंबर इज प्राइम, एल्स प्रिंट एंटर्ड नंबर इज कंपोजिट। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे फॉर प्राइम। चलिए मैंने यहाँ पर डाला 4, तो बोल रहा है एंटर्ड नंबर इज कंपोजिट। ठीक है, अगर हम लोग ने डाला 5 तो बोल रहा है नंबर इज प्राइम। फिर रन करते हैं 9 तो नंबर इज कंपोजिट। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि मान लीजिए मैं कमेंट बना रहा हूँ, मान लीजिए n इज इक्वल टू हो गया 4, है ना, n इज इक्वल टू 4 हमने डाला। i की वैल्यू कितनी है, पहली बार i की वैल्यू हो जाएगी 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू रिमाइंडर आ जाएगा 0, तो लूप हो जाएगा टर्मिनेट, मतलब ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक जैसे ही होगा तो i की वैल्यू कितनी थी, i की वैल्यू थी कितनी, i की वैल्यू कितनी थी, i की वैल्यू थी 2, 2 + 1 मतलब 3 इज इक्वल टू n, क्योंकि हमारा जो लूप है वो आखिरी तक गया नहीं, हमारा जो लूप है वो बीच में ही टर्मिनेट हो गया। तो i + 1 मतलब कितना, 3 इज इक्वल टू n मतलब 4, 3 इज इक्वल टू 4 नहीं, तो क्या हो जाएगा, एल्स पार्ट में आएगा और यहाँ पर प्रिंट करेगा एंटर्ड नंबर इज कंपोजिट। मान लीजिए n की वैल्यू मैं डालता 5, तो अब क्या होता, 2 से लेकर लूप कहाँ तक जाता, लूप जाता 4 तक, n-1 तक के, आपको मालूम है कि वो 4 तक के जाता। ठीक है, तो n की वैल्यू 5 है, i की वैल्यू 2 है, तो 5 mod 2 इज इक्वल टू 0 होता क्या, नहीं होता, तो कंटिन्यू हो जाएगा। i की वैल्यू होगी 3, 5 mod 3 इज इक्वल टू 0 होगा क्या, नहीं होगा, तो कंटिन्यू होगा। फिर i की वैल्यू हो जाएगी 4, i की वैल्यू जैसी 4 होगी तो 5 mod 4 इज इक्वल टू 0 होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, फिर कंटिन्यू होता, कंटिन्यू में अब i की वैल्यू कितनी होती, 5 होती, लेकिन हमने कहाँ तक बोला था, क्योंकि लूप तो 4 तक ही जाएगा, लूप 4 तक ही जाएगा, इसका मतलब है कि i की वैल्यू 4 है तो टर्मिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, i की वैल्यू 4 + 1 5, i की वैल्यू कितनी, 4, 4 + 1 5,
और n की वैल्यू कितनी है 5। अगर दोनों बराबर है तो एंटर्ड नंबर इज प्राइम। ठीक है, मतलब i और n जब बराबर होंगे, कब? जब लूप कंटिन्यू होता रहेगा। और लूप कंटिन्यू कब तक होता रहेगा? जब तक कोई भी n को डिवाइड नहीं करेगा, तब तक i बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो i और n जब इक्वल हो जाएंगे, जब कोई नंबर डिवाइड नहीं होगा। i और n जब इक्वल नहीं होंगे, कब? जब कोई भी नंबर i को डिवाइड कर देगा। ऐसे समय में वो नंबर जो है वो कंपोजिट कहलाएगा। ठीक है, मान लीजिए n की वैल्यू हमने डाला 9। अब 9 डाला तो लूप होगा 2 से लेकर 8 तक के जाएगा। n की वैल्यू है 9, i की वैल्यू है 2, तो 9 mod 2 इज इक्वल टू 0 आएगा क्या? नहीं, कंटिन्यू होगा। i की वैल्यू हो जाएगी 3। 9 mod 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा ब्रेक। ब्रेक मतलब कितना होगा? i की वैल्यू कितनी थी? 3 + 1 4 इज इक्वल टू n है क्या? नहीं है, तो क्या हो जाएगा? एंटर्ड नंबर इज कंपोजिट। मान लीजिए n की वैल्यू अगर मैंने डाला 7, है ना, 7, तो i की वैल्यू है 2 और n की वैल्यू है 7, तो 7 mod 2 इज इक्वल टू 0 होगा क्या? मतलब 7 को 2 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं आएगा, तो लूप कंटिन्यू होगा। फिर i की वैल्यू होगी 3, 7 mod 3 इज इक्वल टू 0 होगा? नहीं होगा। i की वैल्यू 4 होगी, 7 mod 4 0 होगा? नहीं होगा, तो लूप कंटिन्यू हो जाएगा। i की वैल्यू हो जाएगी 5, 7 mod 5 इज इक्वल टू 0 होगा? नहीं होगा, तो लूप कंटिन्यू होगा। फिर 6, है ना, क्योंकि 7 है तो 6 तक जाएगा, तो 7 mod 6 इज इक्वल टू 0 होगा क्या? नहीं होगा, तो कंटिन्यू होगा। लेकिन अब n लिखने की वजह से यहाँ है ये केवल 6 तक ही जाएगा, मतलब i की वैल्यू हो गई 6 और n हमारा 7 है। अब नीचे आएगा 6 + 1 7 इज इक्वल टू n, मतलब 7। 7 इज इक्वल टू 7, यस, एंटर्ड नंबर इज प्राइम, है ना। तो इस तरह से ये लॉजिक है, एकदम सिंपल सा लॉजिक है और इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों को बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम को समझना चाहिए और तैयारी करना चाहिए एग्ज़ाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है 7th प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ एन एंटर्ड नंबर। ये भी प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग बनाते हैं। इस प्रोग्राम में क्या करना है? इस प्रोग्राम में हम लोग करेंगे प्रोग्राम टू प्रिंट या टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ एन एंटर्ड नंबर। जैसे अगर हम लोग ने कोई नंबर डाला a इज इक्वल टू 123, तो इसका सारे डिजिट का सम आ जाना चाहिए 6, है ना। देन आउटपुट मस्ट बी 3 + 2 + 1 6। ठीक है, मान लीजिए मैंने डाला 4 a इज इक्वल टू 5 4 1, तो देन आउटपुट मस्ट बी 10। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग थोड़ा सा, जैसे हम लोग ने यहाँ पर क्या है, मान लीजिए a की वैल्यू है 5 4 1, तो जैसे हम लोग ने आर्मस्ट्रॉन्ग में क्या किया था, सारे डिजिट्स को हम लोग ने अलग अलग निकाले थे, है ना। सारे डिजिट्स को हम लोग ने अलग अलग निकाले थे। जैसे चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे हम लोग करेंगे। सिंपल है, जैसे मान लीजिए a इज इक्वल टू 5 4 1, ये हम लोग ने किया। थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूँ। a इज इक्वल टू 5 4 1, हम लोग ने आर्मस्ट्रॉन्ग में क्या किया था, अलग अलग डिजिट निकाले थे। तो कैसे करेंगे, तो a
मॉड 10 करेंगे, a मॉड 10 करेंगे तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया n इज इक्वल टू 541, ठीक है। अब मैं a कैलकुलेट कर रहा हूँ, a इज इक्वल टू n मॉड 10 करेंगे। इसका मतलब है कि 541 को जब हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब है कि a इज इक्वल टू हो गया 1, देखिए, ठीक है। हम लोग ने यही लॉजिक आर्मस्ट्रॉन्ग में निकाला था, ठीक है। फिर अब हमको क्या है, 541 था तो उसमें से हम लोग ने 1 निकाल लिया। अब हमको 54 चाहिए। 54 में से, क्योंकि हमको 54 इसलिए चाहिए क्योंकि अब हमको 4 निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, n इज इक्वल टू चेंज करेंगे, n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, ऐसे करेंगे। तो जब हम लोग n को मतलब 541 को जब हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो इस बार हमको क्या मिलेगा, इस बार हमको क्वोशंट मिलेगा। क्वोशंट क्या मिलना चाहिए, 54। इसका मतलब है कि n की वैल्यू हो गई 54। और जब 54 मिलेगी तो इसमें से हम लोग 4 निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे 4, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ b इज इक्वल टू n मॉड 10, n मॉड 10 करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, 54 को जब हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो इस बार हमको रिमाइंडर मिलेगा क्या, 4। इसका मतलब है कि b की वैल्यू कितनी होगी, 4, ठीक है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर से हमको n को चेंज करेंगे। तो n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो इस बार क्या होगा, 54 को जब हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा। इसका मतलब है कि n इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, c इज इक्वल टू n मॉड 10 करेंगे। मतलब जब हम लोग 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो इस बार रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा 5 और c की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 5। और n को जब हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे, n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10। इसका मतलब है कि 5 को जब हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आएगा और n हमारा 0 हो जाएगा। और हमको यहाँ पर क्या करना है, लूप को टर्मिनेट कर देना है। तो देखिए हमने तीनों डिजिट निकाल लिए, 1 निकाल लिए, ठीक है। फिर हम लोग ने 4 निकाल लिए, फिर हम लोग ने 5 निकाल लिए, ठीक है। पहले n 541 था, फिर n चेंज हो गया 54 हो गया, फिर n हो गया 5 हो गया, है ना। और n क्या हो जाएगा, एक समय में 0 हो जाएगा, ठीक है। n 0 हो जाएगा तब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पर n 0 हो गया, तब हमको क्या करना है, लूप को टर्मिनेट कर देना है। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग बनाते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, भले ही थोड़ा लेंदी हो सकता है लेकिन ईजी है, ठीक है। तो हम लोग एक नंबर इनपुट कराते हैं, n इज इक्वल टू इंट, और हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इनपुट एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर, ये हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, नंबर इनपुट करा लिया, अब लूप चलाते हैं। लूप चलाएंगे, तो हम लोग ने n इनपुट करवा दिया। अब n इनपुट कराने के बाद में अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं while n ग्रेटर देन और इक्वल टू n ग्रेटर देन 0 लिखते हैं। जब तक n की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक हम लोग रिपीट करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लोग रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू n मॉड 10, ठीक है। रिमाइंडर कैलकुलेट कर लिया, n को भी चेंज करना है, n इज इक्वल टू इंट n डिवाइडेड बाई 10, जैसे कि अभी अभी हम लोग ने एक्सेल में देखा, ठीक है। n चेंज हो गया।
और जैसे ही हम लोग रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं हम लोग क्या कर देंगे, उसको हम लोग सम 1 इज इक्वल टू सम 1 प्लस रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर को हम लोग ऐड करते जाएंगे, है ना। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है सम 1 इज इक्वल टू हम लोग लिख देंगे 0, बस प्रोग्राम ख़त्म। यहाँ पर हम लोग करेंगे प्रिंट, है ना, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर देंगे क्या, सम 1। चलिए प्रोग्राम को रन करिए। सम ऑफ ऑल डिजिट्स 153 आ गया। 5 + 3 + 5 + 3 8 + 1 9। चलिए एक्चुअल में स्टूडेंट्स मैंने इस प्रोग्राम को वाइल से बनाया, फॉर से थोड़ा सा दिक्कत होता इसको, इस प्रोग्राम को फिर से मैं ट्राई करूँगा फॉर लूप से। इस प्रोग्राम को मैं वाइल से बनाया क्योंकि वाइल में बहुत इजी था, है ना। और फॉर में थोड़ा सा मुझे ट्राई करना पड़ेगा, और आप लोग का ये वीडियो और भी मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इसलिए मैंने सोचा कि इसको वाइल से बना दिया जाए। ठीक है, एकदम सिंपल था। मतलब हम लोग ने क्या किया, सम 1 को 0 रख दिया, और जैसे कि मैंने आप लोग को एक्सेल में बताया था कि जब तक n की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक रिपीट करते रहो। क्या रिपीट करते रहो, तो n को डिवाइड करो 10 से तो रिमाइंडर निकल जाएगा, और जैसे रिमाइंडर निकला उसको सम में ऐड करो और n को चेंज कर दो। तो जैसे अगर n की वैल्यू मान लो n की वैल्यू है 541, अगर n की वैल्यू है 541 तो 541 को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मिलता है हमको क्या, रिमाइंडर हमको मिलता है 1 पहली बार में। और सम 1 की जो वैल्यू है वो क्या होती है, सम 1 फर्स्ट टाइम क्या है 0 है, और रिमाइंडर क्या निकला 1, तो क्या हो जाएगा 1 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो n है, n जो 541 था अब क्या मिला 54 मिला। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर जब प्रोग्राम रन होता है मतलब 54 इज ग्रेटर देन 0, यस नीचे आएगा। अब क्या होगा 54 को जब हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर अब हमको मिलता है क्या 4, और जैसे 4 मिला तो क्या हो जाएगा, सम 1 की वैल्यू है 1, 1 प्लस 4, सम 1 की वैल्यू है 1 और अभी रिमाइंडर मिला 4। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, हो गया 5, है ना। अब यहाँ पर जो है 54 को जब हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, फिर 5 इज ग्रेटर देन 0, यस नीचे आएगा। जब हम लोग 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, अब रिमाइंडर इस बार मिलेगा हमको क्या 5। ठीक है, जब हम लोग 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा नहीं और सीधा रिमाइंडर आ जाएगा क्या 5। ठीक है, अब सम 1 की वैल्यू है, सम 1 की वैल्यू कितनी है, सम 1 की वैल्यू है 5, और अभी क्या मिला हमको 5, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब जब हम लोग 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा 0, और जैसे ही 0 मिलेगा तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि n की वैल्यू जब तक 0 से बढ़ी है तब तक रिपीट करो, लेकिन n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई 0, तो ये लूप हो जाएगा टर्मिनेट, और यहाँ पर प्रिंट कर देगा, क्या प्रिंट कर देगा, तो सम की वैल्यू कितनी हो गई 10, तो आउटपुट आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी है, बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए आप लोग। ठीक है, चलिए मैं ये हटा देता हूँ, ये सब मैंने आप लोग को समझाने के लिए बताया था, है ना। चलिए इस प्रोग्राम को रन करिए, रन करते हैं इस प्रोग्राम को फिर से 654, तो देखिए कितना आ गया, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज इक्वल टू 654, कितना होगा 11 + 4 15 आना चाहिए, कहीं गड़बड़ हो गया, ओ सॉरी यस, यहाँ पर हमारा डिलीट हो गया प्लस रैम, इसलिए मैंने दोबारा रन कर लिया ना। चलिए रन करिए,
654 कितना हो गया? 6 + 5 11 + 4 15। समझ में आ गया? तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू काउंट टोटल नंबर ऑफ वॉवेल कंसोनेंट इन ए स्ट्रिंग। ये भी बहुत इजी है। चलिए बनाते हैं प्रोग्राम को। प्रोग्राम टू काउंट टोटल वॉवेल एंड कंसोनेंट इन ए स्ट्रिंग। तो चलिए यूज़र को बोलते हैं भाई स्ट्रिंग डालो। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ str, है ना, या हम लोग ले लेते हैं str1 इज इक्वल टू इनपुट एंटर स्ट्रिंग। यूज़र को बोलते हैं स्ट्रिंग इनपुट करिए। ठीक है, चलिए अब लूप चलाते हैं, फॉर लूप बहुत इजी है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे फॉर आई इन। एक ऑप्शन ये है कि देखिए हम लोग लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं len1, है ना, len, और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग str, शायद मैं सही फॉर्मेट यूज़ कर रहा हूँ, है ना, फिर str1। मतलब हम लोग ने क्या किया, लेंथ कैलकुलेट कर लिया। str मतलब हमारे स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स है वो, उसका हम लोग ने लेंथ कैलकुलेट कर लिया। अब हमको मालूम होगा कि हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो फॉर आई इन रेंज, और हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया length1। मतलब अगर 5 आ गया तो 0 से लेकर 4 तक के काउंट करेगा, अगर 10 आ गया तो 0 से लेकर 9। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे इफ आई इज इक्वल टू ए आई इज इक्वल टू ए नहीं, यहाँ पर एक काम हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ch इज इक्वल टू, बहुत आसान सा है, ch इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ str1 ऑफ आई, ऐसे में कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं समझाऊंगा आपको। इफ़ ch इज इक्वल टू ए और ch इज इक्वल टू ई और ch इज इक्वल टू आई और ch इज इक्वल टू ओ और ch इज इक्वल टू यू, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो वाव इज इक्वल टू वाव +1, एल्स consonant इज इक्वल टू consonant +1। अब हम लोग ने वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे वाव इज इक्वल टू इनिशियल रख देंगे 0 और कॉन्सोनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोग्राम को मैं रन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट। पहले हम लोग काउंट कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे टोटल वॉवेल एंड टोटल वॉवेल इज इक्वल टू, और वाव को हम लोग प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट टोटल कॉन्सोनेंट इज इक्वल टू कॉन्सोनेंट। ठीक है, चलिए अब इसको प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं। ठीक है, फॉर वाव कॉन्स अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, ओके, इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा हमको। ठीक है, चलिए स्ट्रिंग पूछ रहा है एंटर एनी स्ट्रिंग, तो मैंने बोला राजेश।
राजेश। तो वॉवेल जो है वो 2 है और कॉन्सोनेंट जो है वो 4 है। तो RJSH, ठीक है, सही है प्रोग्राम। ठीक है, फिर से रन करते हैं इस प्रोग्राम को हम लोग। अब मैं डालता हूँ सुनील, तो U और I जो है वो वॉवेल है और कॉन्सोनेंट है SNL, ठीक है, सही है। तो देखिए बहुत इजी है प्रोग्राम। सबसे हम लोग ने क्या किया, स्ट्रिंग इनपुट करा लिया। स्ट्रिंग इनपुट कराने के बाद में हम लोग ने क्या कर दिया, लेंथ कैलकुलेट कर लिया कितने कैरेक्टर है उसमें, ताकि हमको लूप चलाने में ज़्यादा आसान हो जाए। अगर 10 कैरेक्टर है तो 10 बार लूप चलेगा 0 to 9। अगर 15 कैरेक्टर है तो 15 बार चलेगा, मतलब 0 to 14 लूप चलेगा। इसलिए हमने ये लेंथ कैलकुलेट कर लिया। अब हमने ये बता दिया कि वॉवेल और कंसोनेंट 0 है, इनिशियल वैल्यू 0 है, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब आई की वैल्यू कितनी है पहली बार, क्योंकि हम लोग ने स्टार्ट वैल्यू नहीं बताया, तो आई की वैल्यू हो जाएगी क्या, 0। तो 0 मतलब क्या, STR1 का 0th वैल्यू, मतलब सबसे पहला कैरेक्टर। मान लीजिए अगर हम लोग ने डाला राजेश, राजेश इनपुट किया था, तो सबसे पहले क्या मिलेगा, R। वो जो R है वो CH में स्टोर हो जाएगा। अब CH मतलब R इज इक्वल टू A इज इक्वल टू E इज इक्वल टू I इज इक्वल टू O इज इक्वल टू U। R क्या AEIOU है, नहीं है, इसका मतलब कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर I की वैल्यू कितनी होगी, 1। इसका मतलब है कि राजेश का नेक्स्ट कैरेक्टर मतलब A है ना, वो CH में स्टोर हो जाएगा। अब CH की वैल्यू A है, यस, तो वॉवेल बढ़ जाएगा। वॉवेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। नेक्स्ट टाइम I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 बोलने से क्या, नेक्स्ट कैरेक्टर मतलब J इज इक्वल टू AEIOU, नो, इसका मतलब है वो कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट हो गया कितना, 2। जब I की वैल्यू कितनी होगी, I की वैल्यू होगी 3, 0 1 2 3, मतलब इस बार क्या मिलेगा, E। तो E इज इक्वल टू A, नो, E इज इक्वल टू E, यस, तो वॉवेल बढ़ जाएगा। वॉवेल कितना हो जाएगा, 2। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगी, I की वैल्यू हो जाएगी कितनी, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I की वैल्यू होगी 4। I की वैल्यू होगी 4, इसका मतलब है कि नेक्स्ट टाइम क्या कैरेक्टर मिलेगा, S इज इक्वल टू AEIOU, नो, तो इस बार कॉन्सोनेंट बढ़ेगा। कॉन्सोनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉन्सोनेंट की वैल्यू हो जाएगी 3। अब क्या क्या मिल गया, R मिल गया, R मिल गया था, J मिल गया था, S मिला था, तो कॉन्सोनेंट कितना होगा, 3। और टोटल, हाँ, फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, I की वैल्यू हो जाएगी 5। लूप कहाँ तक चलना है उसको, 0 से लेकर 5 तक, क्योंकि लेंथ कितना था, 6। तो I की वैल्यू 5, मतलब नेक्स्ट टाइम क्या मिलेगा, H मिलेगा। H इज इक्वल टू AEIOU, नो, तो सीधा आएगा कॉन्सोनेंट में। तो कॉन्सोनेंट पहले 3 था, कॉन्सोनेंट हो गया 4, तो कॉन्सोनेंट हो गया 4। अब लूप टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ने राजेश इनपुट किया था, राजेश का लेंथ था 6, तो लूप जाएगा 0 to 5। हो गए पूरा 0 to 5 सारे कैरेक्टर रीड हो गए, नीचे में आकर प्रिंट करेगा वॉवेल इज इक्वल टू 2 AE, है ना। और टोटल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कौन कौन से थे, R J S H। इस तरह से ये प्रोग्राम काउंट कर लिया टोटल वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम। अच्छा, ये भी प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू काउंट टोटल अपर केस लोअर केस लेटर डिजिट स्पेशल सिंबल इन ए स्ट्रिंग। ये भी प्रोग्राम है। चलिए ये भी प्रोग्राम हम लोग कर लेते हैं, है ना। बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, सिंपल सा प्रोग्राम है। तो चलिए, प्रोग्राम प्रोग्राम टू काउंट टोटल, राइट ए प्रोग्राम टू काउंट टोटल अपर लोअर केस लेटर डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल, ठीक है। चलिए इनपुट कराते हैं,
str1 इज इक्वल टू इनपुट एंटर स्ट्रिंग। हो गया, स्ट्रिंग इनपुट हो गया। जैसे हम लोग ने पिछले प्रोग्राम में किया था, लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे तो LE1 इज इक्वल टू len1 इज इक्वल टू LEN और स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट करवा लिया। ठीक है, लूप लगाएंगे फॉर आई इन रेंज। ठीक है, 0 से लेकर, ये तो देने की जरूरत नहीं 0, क्योंकि बाई डिफॉल्ट 0 ले लेगा। कहाँ तक जाएगा? len1 तक जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। अपर के लिए UPR, लोअर के लिए LWR, डिजिट के लिए DIG और स्पेशल सिंबल के लिए 0 SS, सॉरी है ना, स्पेशल सिंबल के लिए S, और इन चारों वेरिएबल में हम लोग ने 0 स्टोर कर दिया। ठीक है, चलिए अब लूप लगा रहे हैं। ठीक है, अब पहला कैरेक्टर मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? CH इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ना, CH इज इक्वल टू str1 का 0th वैल्यू आ जाएगा, मतलब I लिख देंगे। ठीक है, I की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी पहली बार, इसका मतलब है कि पहला कैरेक्टर। I की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि str1 का मतलब स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर कहाँ स्टोर हो गया? CH में। अब हम लोग CH को चेक करेंगे जैसे पिछले बार किया था। इफ CH, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, है ना। कैसे लिखेंगे? इफ ORD फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं, ORD फंक्शन CH, है ना। ऐसे लिखेंगे CH इज ग्रेटर देन इक्वल टू 65 एंड ORD CH लेस देन और इक्वल टू। एक काम हम लोग ऐसा भी कर सकते थे, चलिए वैसा कर लेंगे, ज़्यादा, वरना इसको टाइप करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पर मैंने ले लिया n इज इक्वल टू, और ORD फंक्शन का यूज़ करके हम लोग वैल्यू निकाल ले रहे हैं CH का। ठीक है, देखिए इस I की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो 0th कैरेक्टर कहाँ स्टोर हो गया? CH में स्टोर हो गया। अब CH में जो कैरेक्टर स्टोर हो गया उसकी आस्क की वैल्यू हम लोग ले रहे हैं। तो ORD फंक्शन से क्या होता है कि इट विल गिव आस्क की वैल्यू, है ना, इट विल गिव आस्क की वैल्यू ऑफ ए कैरेक्टर। तो जो भी कैरेक्टर मिलेगा उसका आस्क की वैल्यू स्टोर कर देगा किसमें? n में। तो अब हमारे लिए आसान हो जाएगा। इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 65, इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 65 एंड n इज लेस देन इक्वल टू 90, अगर ऐसा है तो ये अपर केस लेटर है। अगर अपर केस लेटर है तो अपर केस को क्या कर दो? अपर नाम के वेरिएबल को 1 से बढ़ा दो। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एलिफ। हो सकता है कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 97 एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 122। अगर ऐसा है तो ये लोअर हो सकता है, लोअर डिजिट हो सकता है, तो लोअर केस हो सकता है, तो लोअर इज इक्वल टू लोअर +1। अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर लिखेंगे एलिफ। हो सकता है कि वो कैरेक्टर क्या हो? n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 48 एंड n इज लेस देन इक्वल टू 57। अगर ऐसा है तो डिजिट होगा, तो DIG G इज इक्वल टू DIG +1। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एल्स, एल्स स्पेशल सिंबल SS इज इक्वल टू SS +1। हो गया, सिंपल सा। यहाँ पर अब हम लोग प्रिंट कर देंगे, प्रिंट। मैं आपको फिर से बताऊंगा, टोटल अपर केस अल्फ़ाबेट इज इक्वल टू UPR प्रिंट लोअर केस टोटल लोअर केस अल्फ़ाबेट इज इक्वल टू LWR प्रिंट
टोटल डिजिट्स इज इक्वल टू dig प्रिंट टोटल सिम्बॉल्स इज इक्वल टू ss। ठीक है, चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं। और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ फॉर काउंट कैरेक्टर। चलिए एंटर स्ट्रिंग, मैं यहाँ लिखा राजेश हैश @123। यहाँ पर एरर आ रही है लाइन नंबर 14 में। लाइन नंबर 14 में यस टाइपिंग मिस्टेक dig इज इक्वल टू dig+1। ठीक है, चलिए रन करते हैं। RAJESH राजेश हैश @123। देखिए अपर केस अल्फ़ाबेट है 1, सही है। लोअर केस अल्फ़ाबेट है 5, सही है। 3 डिजिट्स है 1 2 3 और स्पेशल सिंबल है 2, है ना। इस प्रोग्राम में हम लोग ने क्या किया, स्ट्रिंग इनपुट करवाया, लेंथ कैलकुलेट कर लिया, अपर केस लोअर केस डिजिट एंड स्पेशल सिंबल के 4 वेरिएबल यूज़ किए, उसमें 0 स्टोर कर दिया, लूप चला लिया फॉर आई इन रेंज लेन, मतलब अगर हम लोग ने डाला है 10 कैरेक्टर्स तो 0 से लेकर 9 तक जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, स्ट्रिंग का सबसे पहला कैरेक्टर, स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर हम लोग ने CH में स्टोर कर दिया। मान लीजिए राजेश हमने इनपुट किया तो R आ गया, और उस R का आज की वैल्यू हमको मिल गया किसमें, N में। उस R का ORD फंक्शन क्या करता है कि आज की वैल्यू दे देगा, जो अभी कैरेक्टर हमको मिला है उसका आज की वैल्यू दे देगा और स्टोर कर देगा N में। अब हमारे लिए आसान हो गया, क्योंकि हम ये जानते हैं अगर उसकी वैल्यू आज की वैल्यू किसी भी कैरेक्टर की आज की वैल्यू 65 to 90 के बीच में है तो वो अपर केस लेटर है। ये हम लोग ने पढ़ा था 11th में फंडामेंटल में। फिर अगर उस कैरेक्टर की आज की वैल्यू 97 या 122 के बीच में है तो वो लोअर केस लेटर है। अगर उस कैरेक्टर की आज की वैल्यू 48 और 57 के बीच में है तो वो डिजिट है। अगर उस कैरेक्टर की आज की वैल्यू इन तीनों के अलावा कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कि वो स्पेशल सिंबल है। और ये लूप चलते रहेगा, कब तक चलते रहेगा, जब तक कि कैरेक्टर्स है, मतलब लेंथ हमको मिली है 10 तो 0 से लेकर 9 तक रिपीट करेगा, और हर बार एक नया कैरेक्टर लेगा और हर बार नए कैरेक्टर का एक नया आज की वैल्यू मिलेगा, और नए आज की वैल्यू को इस रेंज में हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, लास्ट में वो प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से जो है ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। इस प्रोग्राम में हम लोग ने काफ़ी बड़े प्रोग्राम और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम को हम लोग ने डिस्कस किया है। तो ये वीडियो को मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।